जीहानमो ने कंसर्न के साथ पूछा, क्या हुआ? मेरा फेस तुरंत रेड हो गया। मैंने जल्दी से सर हिला दिया। कुछ नहीं। मैंने नज़र नीचे कर ली। थोड़ा एम्बैरेस्ड फील हो रहा था। सच तो ये था, जब से हमने फिंगर्स इंटरलॉक किए थे, मैं जीहानमो की आंखों में सीधा देख ही नहीं पा रहा था। अब उसके हाथ देखते ही भी मुझे शर्म आ रही थी। ट्रूथ और डेयर और काफ़ी राउंड्स चला। 10 से ज़्यादा राउंड्स के बाद सबने टाइम देखा। रात काफ़ी हो चुकी थी। जो लोग वहाँ बैठे थे सब एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स थे। दिन भर फील्ड्स में काम करने वाले लोग। सुबह अंधेरा रहते ही खेतों में उतर जाते, रात को थके हुए वापस आते। अब 11 बज चुके थे। सबको डॉम बंद होने से पहले लौटना था। यांग शिन्यू ने पूछा, सेवन सिस्टर, डॉम जा रही हो? जीहानमो यूजुअली डॉम में रहती थी। हालांकि उसका घर पास के डोंगशान विला एरिया में था, फिर भी वो रेयरली वहां जाती थी। लेकिन रीसेंट डेज में किसी रीजन से डॉम कम स्टे कर रही थी। यांग शिन्यू ने पहले मुझे देखा, फिर जीहानमो को। उसकी गॉसिप वाली आईज चमक रही थीं। एज एक्सपेक्टेड जीहानमो ने सर हिला दिया। नहीं, मैं लिनफांग को ले जा रही हूं। यांग शिन्यू ने लंबा आह निकाला, फिर हंसी। ठीक है, हम चलते हैं। सब एक एक करके निकल गए और डॉम वापस चले गए। जीहानमो मुझे मॉल के बाहर तक छोड़ने आई। उसने टैक्सी रोकी, फिर पूछा, आज मज़ा आया? वो मेरा फेस देख रही थी, जानना चाहती थी क्या मैं अभी भी सैड हूं। मैंने स्माइल किया। थैंक यू, आज बहुत अच्छा लगा। जीहानमो के लिप्स पर सॉफ्ट स्माइल आ गई। गुड, मुझे डर था तुम्हें नॉइजी जगह पसंद नहीं आएगी। उसे लगता था मैं एक क्वाइट, शरीफ टाइप लड़का हूं, इसलिए केटीवी ले आने में अनश्योर थी। उसी वक्त ग्रुप चैट में सब उसे टीज कर रहे थे। सेवन सिस्टर कमाल है, सबसे छोटी होके भी सबसे पहले बॉयफ्रेंड ले आई। कोई मुझे भी यंगर ब्रदर इंट्रोड्यूस करो। खेत में मूंगफली तोड़ने कोई नहीं है। जूनियर लाओ और फीलिंग्स भी ग्रो करो। फिर यांग शिन्यू ने लिखा, वेंसडे आफ्टरनून क्लास नहीं है, जूनियर को एस्केप रूम ले जाओ, हॉरर वर्जन। यांग शिन्यू सबसे ज़्यादा स्कीमिंग थी। कभी रिलेशनशिप नहीं हुआ था, लेकिन बॉयज़ को परस्यू करने की 108 स्ट्रैटेजीज याद थी। फुल थ्योरी मास्टर। जीहानमो ने मुझे कार में बिठाया और ग्रुप मैसेज पढ़ा। उसने रिप्लाई किया, एस्केप रूम ठीक है, पर हॉरर क्यों? लिनफांग डर जाएगा। यांग शिन्यू ऑलमोस्ट फट पड़ी। पागल हो क्या? मेरे बिना तुम इस लाइफ में हस्बैंड नहीं ढूंढ पाओगी। जिस लड़के को पसंद करती हो उसे हॉरर एस्केप रूम ले जाओ। जितना स्कैरी उतना बेटर। अगर वो नहीं डरेगा तो तुमसे चिपकेगा कैसे? वेंसडे को ले जाओ, बाकी प्लानिंग मेरी। जीहानमो को लगा एग्जैजरेशन है, लेकिन केटीवी प्लान काम कर गया था। कम से कम आज हमने हाथ पकड़ा था और अब मैं उसकी आंखों से बच रहा था। क्लियरली शाय हो गया था। ये उसके लिए गुड साइन था। जीहानमो जब किसी को पसंद करती तो फास्ट मूव करना चाहती थी। डिले पसंद नहीं था। कहीं ऐसा न हो किसी और ने पहले परस्यू कर लिया। और सूकिंग का मेरे टूवर्ड्स एटीट्यूड भी अनक्लियर था। जीहानमो के अंदर अर्जेंसी स्ट्रांग थी। ये सोचकर उसने मेरी तरफ मुड़कर पूछा, लिनफांग, वेंसडे आफ्टरनून तुम्हारी क्लास है? मैं थोड़ा रुक गया, फिर बोला, शायद नहीं, एक बार शेड्यूल चेक करता हूँ। मैंने फ़ोन निकाला और टाइम टेबल खोला, फिर उसे दिखाया। वेंसडे आफ्टरनून फ्री हूँ। जीहानमो ने एक नज़र डाला। उसकी मेमोरी फोटोग्राफिक थी। एक ग्लांस में मेरा ऑलमोस्ट पूरा शेड्यूल याद हो गया। फिर उसने सॉफ्टली पूछा, सीनियर ने वेंसडे बोला था। उसकी आंखों में हल्की प्लानिंग वाली चमक थी। मैंने पूछा, आप लोग एस्केप रूम जाने वाले हो? आपने पहले कभी खेला है? जीहानमो मेरे काफ़ी पास खड़ी थी। उसकी आवाज़ लो थी, जैसे मेरे कान के पास विस्पर कर रही हो। मेरा फेस तुरंत रेड हो गया। एस्केप रूम स्टूडेंट्स के बीच बहुत पॉपुलर गेम था। सबको पसंद आता था, लेकिन मैंने कभी ट्राई नहीं किया था। मैं नेचुरली इंट्रोवर्ट टाइप था, लेकिन आज रात के बाद मुझे लगा जीहानमो और उसके फ्रेंड्स के साथ बाहर जाना अच्छा लगता है। उनके साथ मैं इतना ऑकवर्ड फील नहीं करता। सब इतने ओपन और एनर्जेटिक थे, मुझे आउट ऑफ प्लेस फील नहीं हुआ। मैंने नज़र नीचे करके सॉफ्टली बोला, मैंने कभी नहीं खेला। आपने खेला है सीनियर? फन होता है? जीहानमो ने मेरा एक्सप्रेशन देखा और लिप्स पर स्माइल आ गई। वो धीरे से बोली, मैंने भी कभी नहीं खेला। परफेक्ट है, वेंसडे को साथ में ट्राई करते हैं। जब हम दोनों डोंगशान विला कॉम्प्लेक्स वापस आए तब ऑलरेडी 11:30 बज चुके थे। मैं नॉर्मली इतना लेट घर नहीं आता था।
स्पेशली पिछली लाइफ में तो रोज 6 या 7 बजे तक आ जाता था, लेकिन रीसेंट डेज में बार बार लेट हो रहा था। विला कॉम्प्लेक्स के एंट्रेंस पर सू किंग खड़ी थी, आर्म्स क्रॉस्ड, फेस डार्क, रोड साइड की तरफ देख रही थी। जी हानमो मुझे ड्रॉप करके साथ चल रही थी। हम साइड बाय साइड गेट की तरफ आए। जैसे ही सू किंग ने हमें देखा, वो कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ मुड़कर जल्दी अंदर चली गई। जी हानमो मुझे गेट तक छोड़ने आई। मैंने पूछा, सीनियर, आप भी यहीं पास रहती हो? एक्चुअली जी हानमो का भी यहाँ विला था। जब उसने यूनिवर्सिटी ए में एडमिशन लिया और एग्रीकल्चर पढ़ना चूज किया, तब उसके पेरेंट्स अग्री नहीं थे। उन्होंने लिविंग एक्सपेंसेस बंद कर दिए थे। बोला था 4 साल खुद मैनेज करो। लेकिन उसके ग्रैंडफादर बहुत सपोर्टिव थे। वो खुद यंग एज में गांव में रहे थे, वेजिटेबल्स उगाना पसंद करते थे, इसलिए उन्होंने अपनी प्रेशियस ग्रैंडडॉटर के लिए यहाँ एक विला खरीद दिया। जी हानमो का विला काफ़ी बड़ा था। फ्रंट और बैक गार्डन मिलाकर 200 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा एरिया था। उसके प्लांट्स और गार्डनिंग के लिए परफेक्ट जगह। जी हानमो ने एक डायरेक्शन में पॉइंट किया, तुम्हारा घर उधर है, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं। मैंने उस डायरेक्शन में देखा। हंड्रेड्स ऑफ ब्राइट हाउसेस की लाइट्स दिख रही थी। मैंने सोचा वो शायद उन्हीं हाउसेस के आसपास किसी नॉर्मल रेजिडेंस में रहती होगी। मुझे क्या पता था उसका खुद का विला है। गेट पर पहुंचकर मैंने कहा, थैंक यू सीनियर, मुझे घर छोड़ने के लिए। मैं अंदर जाता हूं। जी हानमो रुक गई। उसने सर हिलाया, फिर हाथ हिलाकर बोली, कल मिलते हैं। मेरी नज़र उसके हाथ पर गई। पेल फिंगर्स, लॉन्ग एंड स्लेंडर, डिस्टिंक्ट नकल्स। फिर मुझे रात का वो सीन याद आ गया जब हमने फिंगर्स इंटरलॉक किए थे। मेरा फेस फिर रेड हो गया। मैं जल्दी से मुड़कर अंदर चला गया। दूसरी तरफ सू किंग घर आते ही देखती है कि मैडम सू काम से लौट चुकी थी। वो लिविंग रूम में बैठी वेट कर रही थी। क्योंकि फांग युवान को बर्थ कंट्रोल पिल्स देने वाली बात एक्सपोज हो चुकी थी, मैडम सू पिछले 2 दिन से सू किंग से डायरेक्टली बात नहीं कर रही थी। अंदर से वो डर रही थी कि सू किंग उससे नफरत ना करने लगे। जैसे ही सू किंग अंदर आई, मैडम सू ने फोन टेबल पर रखा और बोली, किंग इधर आओ। सू किंग ने इग्नोर कर दिया, सीधा स्टेयर्स की तरफ चल पड़ी। मैडम सू ने फ्राउन किया और फिर जोर से बोली, सू किंग, मैंने कहा इधर आओ। सू किंग के स्टेप्स रुक गए। उसका एक्सप्रेशन और ठंडा हो गया। वो वापस आकर सोफा पर बैठी, लेग क्रॉस किया। मैडम सू को देखकर बोली, क्या चाहिए मदर? मैडम सू सरकास्टिक स्माइल के साथ बैठी थी। और क्या, ऑफ कोर्स, तुम्हारी फांग युआन से शादी की बात। सू किंग तुरंत स्टन्ड हो गई। फिर उसने ब्राउज टाइटन किए। सू किंग ने तुरंत कोल्ड टोन में जवाब दिया, मेरे और फैंग युआन के रिलेशनशिप को मैनेज करने की जरूरत नहीं। शादी? कैसी शादी? उसने कभी सीरियसली मैरिज के बारे में सोचा भी नहीं था। मैडम सू सार्कास्टिक हंसी। पहले तो फैंग युआन के लिए मरने को रेडी थी। मुझे लगा था उसके अलावा किसी से शादी ही नहीं करेगी। अब क्या हुआ? शादी का नाम लिया और इतना अपोज कर रही हो? सू किंग का पेशेंस टूट गया। ब्राउज टाइट करके बोली, आप एग्जैक्टली कहना क्या चाहती हैं? प्लीज मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत कीजिए। पहले आप ही हमें साथ नहीं होने दे रही थी, अब आप शादी करवाना चाहती हो। मुझे करना क्या है? मैडम सू ने फोन निकाला, एक न्यूज आर्टिकल खोला और उसके सामने रख दिया। खुद देख लो। सू किंग ने इरिटेट होकर फोन उठाया। स्क्रीन देखते ही उसका फेस चेंज हो गया। ये किसने लीक किया? न्यूज में उन दोनों की डेटिंग फोटोज थीं, होटल जाने की फोटोज, फैंग युआन को सू फैमिली हाउस लाने की फोटोज भी। सू फैमिली सिटी में काफी फेमस थी। सू बचपन से पब्लिक अटेंशन में रहती थी। उसका अब्रॉड न जाकर यूनिवर्सिटी ए ज्वाइन करना भी न्यूज बना था। दूसरी तरफ फैंग युआन का फादर एक पॉलिटिशियन था जो इन्वेस्टिगेशन फेस कर रहा था। इस सेंसिटिव टाइम पर सू किंग का उसके बेटे को ओपनली डेट करना और घर लाना, लोगों ने तुरंत अजम्पशंस बनाना स्टार्ट कर दिया। इंटरनेट भर गया न्यूज से। नेटिजन्स कहने लगे कि सू और फैंग फैमिलीज बिजनेस कोल्यूजन कर रहे हैं। मैडम सू ने ठंडी हंसी के साथ कहा, बहुत अच्छा, अब पूरी दुनिया को पता चल गया तुम फैंग युआन को डेट कर रही हो। खुश हो? सू किंग ने फोन टेबल पर रखा, कोल्ड टोन में बोली, इसे रिमूव क्यों नहीं करवा रही? ये सू फैमिली को अफेक्ट करेगा। फादर को पता है? उसका दिमाग घूम रहा था। ये सब सडनली कैसे हो गया? मैडम सू ने स्नॉट किया, और कौन करेगा फैंग फैमिली के अलावा? पहले फैंग युआन को अब्रॉड भागना था, अब सू फैमिली का सहारा मिल गया तो क्यों जाएगा? मैडम सू ने असिस्टेंट को कॉल करके मैटर हैंडल करने को बोला। फिर सू किंग को देखा, मैं इस मैटर को संभाल रही हूं, लेकिन फैंग युआन के साथ रिलेशन को अच्छे से सोच लो। सू किंग अंदर से डिस्टर्ब थी।
अगर मैडम सू सही हो तो क्या फैंग युआन ने उसे यूज किया? वो मानना नहीं चाहती थी। उसने कीज उठाई और उसी रात फैंग युआन से मिलने निकल गई। जब वो निकल रही थी, मैं घर लौट रहा था। उसकी कार हेडलाइट्स मेरे फेस पर पड़ी। मैंने हाथ से आंखें कवर की, फिर ड्राइवर सीट की तरफ देखा। कोइंसिडेंटली मेरी और सूकिंग की नज़र मिल गई। मैंने फ्राउन किया, कुछ नहीं बोला। रोड के साइड हो गया। सूकिंग के मन में बहुत सवाल थे। मेरा जी हैनमो के साथ क्या रिलेशन है? मैं उसके साथ इतना क्यों दिखता हूं? पिछली लाइफ में तो ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन वो जानती थी उसके पास ये पूछने का हक नहीं था। और आज ही उसने मुझे रेस्टोरेंट से निकलवा दिया था। चाहे दिखाया नहीं, पर उसे डर था मैं उससे नाराज हूं। वो कुछ सेकंड हेजिटेट हुई, फिर कार चलाकर निकल गई। मैं सर्वेंट्स स्मॉल हाउस में वापस आया। मेरे फादर बाहर दूसरे ड्राइवर्स के साथ चेस खेल रहे थे। मुझे देखते ही खड़े हो गए। लिनफांग आ गया? मैंने रूम खोला और उन्हें देखकर सरप्राइज हुआ। डैड, इतनी रात को आप सोए नहीं? उन्होंने सिर हिलाया। अंदर बात करते हैं। मेरे फादर मुझसे कम ही बात करते थे। बचपन में ज्यादा होती थी, जैसे जैसे बड़ा हुआ कम होती गई। उनके सीरियस फेस को देखकर मुझे टेंशन हुई। डैड, कुछ हुआ क्या? वो रूम में आए, चेयर पर बैठ गए। मैं बैग रख रहा था। वो मुझे देखते रहे, फिर धीरे से बोले, लिनफांग, एक बात कहनी है। थोड़ा रुककर बोले, मैंने डिसाइड किया है, रिजाइन करूंगा। सू फैमिली का ड्राइवर नहीं रहूंगा। मेरा हाथ बैग पैक करते करते रुक गया। मैं शौक से उनकी तरफ देखा। आप जॉब छोड़ देंगे? डैड, आप तो कहते थे सू फैमिली में काम बहुत अच्छा है। मैं शौक में फादर को देखा। सू फैमिली की जॉब उनके लिए परफेक्ट थी। हाउसकीपर और बाकी ड्राइवर्स फ्रेंडली थे। फ्री फूड और लॉजिंग मिलता था। इंश्योरेंस था। 5 बेनिफिट सिस्टम था। काम इजी था और सैलरी भी अच्छी। वो हमेशा कहते थे कि यहीं रिटायर करेंगे। फिर आज अचानक रिजाइन क्यों? फादर ने मुझे देखा और सॉफ्टली पूछा, मैडम सू लेटली तुम्हें तंग कर रही हैं? उनका एक्सप्रेशन सीरियस हो गया। और मिस सू, उसने कुछ बोला तुमसे? फादर लिन अपने बेटे को कोई नुकसान नहीं होने देना चाहते थे। चाहे मुझे डॉम में रहना पड़े, वो रिजाइन करने को रेडी थे। वो नहीं चाहते थे कि मैं पढ़ाई करते वक्त लोगों से सुनूं, ये ड्राइवर का बेटा है, उस ड्राइवर का बेटा है। वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। मैं काफी देर चुप रहा, फिर पूछा, फेंडी का क्या? आपने उनसे बात की? लियो लुफेन यानी स्टेप मदर के बारे में? फादर ने सर हिलाया। वो रिजाइन नहीं करना चाहती, इसलिए मैं पहले रिजाइन करके गांव चला जाऊंगा। वो यहां काम कंटिन्यू कर सकती है। लेकिन वो मेरी बायोलॉजिकल मदर नहीं थी। मेरे ऊपर उसका इमोशनल इफेक्ट ज्यादा नहीं था। मैं और फादर सामने बैठकर बात करते रहे। उन्होंने मुझे कंफर्ट किया, मेरी टेंशन मत लो, मैं रिजाइन करके पहले होम टाउन जाऊंगा। तुम हमेशा चाहते थे ना दादा दादी की ग्रेव्स एक जगह शिफ्ट करना। मेरे पास पहले टाइम नहीं था, अब वो काम कर दूंगा। फिर टॉपिक चेंज करके बोले, गांव का घर भी रिपेयर करना है। तुमने कहा था रूफ लीक करता है। चाइनीज न्यू ईयर में रहना मुश्किल होता है। सच में वो हमेशा गांव वापस जाना चाहते थे, लेकिन सालों तक मेरे लिए रुक गए, मेरी पढ़ाई के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए। चाइनीज न्यू ईयर में भी काम करते थे, कभी फ्री टाइम नहीं लिया। मेरी आंखें भर आईं, दिल में दर्द हुआ। मैंने धीरे से कहा, डैड, सॉरी। मैं अंदर से जानता था, इस बार मुझे सेकंड चांस मिला है। मैं पिछली लाइफ की तरह बेवकूफ़ नहीं बनूंगा। ना ये सोचूंगा कि सू किंग मुझसे प्यार करती है, न ये कि मैडम सू मुझे एक्सेप्ट करेगी। न खुद को बर्बाद करूंगा, न फादर को साथ डुबाऊंगा। फादर ने एक्चुअली काफ़ी सेविंग्स कर रखी थी। उन पैसों से सिटी आउटस्कर्ट्स में छोटा घर आ सकता था। मेरे लिए एक सिंपल 2 बेडरूम फ्लैट इनफ था, और उनका प्लान सिंपल था, गांव जाकर ग्रोसरी स्टोर खोलना या खेती करना, कुछ सालों में रिटायर हो जाना। उनकी प्लानिंग का सेंटर हमेशा मैं था। अगर लुलेफेन यहाँ काम करना चाहे करे, बाद में ले आएंगे, लेकिन वो कभी उसे मेरी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करने देंगे। कभी कभी वो सच में अनरीजनेबल होती थी। फादर के जाने के बाद मैं रात भर सो नहीं पाया। पिछली लाइफ में मेरा और सू किंग का 5 साल का रिलेशनशिप था। एंडिंग बुरी थी, लेकिन रिलेशनशिप के दौरान सरफेस पे सू किंग ने मुझे इतना बुरा ट्रीट नहीं किया था। सबसे पेनफुल चीज़ थी मैडम सू का मुझे मेडिसिन देना। उससे मेरी हेल्थ खराब हुई। सू फैमिली ने मुझे और डिसलाइक किया। इस लाइफ में सब कुछ अलग डायरेक्शन में जा रहा था। मैं रीबॉर्न था। लोग बदल गए थे, सिचुएशन बदल गई थी, लेकिन इसी वजह से मुझे और डर लग रहा था। फ्यूचर अननोन था। क्या वो एक्सीडेंट फिर होगा? क्या कोई नया डिजास्टर आएगा? मैं बेड से उठकर बैठ गया। बाहर फ्रॉग्स की आवाज़ आ रही थी।
मैंने बेड साइड लैंप ऑन किया, कर्टेन हटाया, विंडो खोला। तुरंत गीली मिट्टी की स्मेल और हल्की फूलों की खुशबू के साथ नाइट ब्रीज रूम में आ गई। मैं बेड के एज पर लेटकर बाहर देखने लगा। गार्डन के ट्रीज हल्की लाइट में दिख रहे थे। तब मेरी नज़र पवेलियन पर पड़ी। वहां कोई बैठा था, वाइट क्लोथ्स पहने, स्टोन बेंच पर, लॉन्ग स्ट्रेट लेग्स, सीधा मेरी तरफ देख रहा था। जैसे ही पहचाना मेरा बॉडी फ्रीज हो गया। वो सू किंग थीं। मैं तुरंत नज़र हटाकर विंडो बंद करने लगा। दिल में सोचा, रात के 2 बजे क्यों बैठी है बाहर? कितनी क्रीपी लग रही है। और शाम को तो फांग युआन के पास गई थी, इतनी जल्दी वापस कैसे आ गई? सू किंग ने मुझे विंडो बंद करते देख लिया। वो तुरंत खड़ी हुई, जल्दी जल्दी मेरी तरफ आई। उसकी आवाज़ हल्की भारी हुई थी। सॉफ्टली बोली, लिन फैंग, रुक जाओ। मैंने वेट नहीं किया, विंडो बंद करता रहा। सू किंग ने जल्दी से आकर एक हाथ विंडो फ्रेम पर रख दिया। वो झुककर अंदर मेरी तरफ देखने लगी। उसकी आंखें सीधा मुझ पर टिकी हुई थीं। सू किंग मुझे घूर कर देख रही थी। उसके पास से अभी भी अल्कोहल की हल्की स्मेल आ रही थी। उसने धीरे से कहा, लिन फैंग, क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? मेरा एक्सप्रेशन तुरंत ठंडा हो गया। मैंने सीधा उसकी आंखों में देखा और बोला, नहीं। सू किंग शॉक हो गई, जैसे एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि मैं मना कर दूंगा। पिछली लाइफ में उसने सेम बात कही थी और तब मैंने बिना सोचे हाँ कर दिया था। अब उसे इरिटेशन हुआ। मना क्यों कर रहे हो? क्या सीहान की वजह से? उसके दिमाग में और कोई रीजन आ ही नहीं रहा था। मैं इम्पेशेंट हो गया। इसका सिस्टर सी से कोई लेना देना नहीं। मैंने कोल्ड स्माइल के साथ उसे देखा। सू किंग, मैं बस तुम्हें पसंद ही नहीं करता। थोड़ा रुककर और बोला, तुम बहुत ट्रबलसम हो। ये पहली बार था जब किसी ने सू किंग से ऐसे बात की। वो हमेशा सबकी फेवरेट थी। सब उसे पैम्पर करते थे। उसकी एक फिंगर मूव होने पर लोग पास आने को तैयार रहते थे। और मैंने उसे ट्रबलसम कह दिया। उसका फेस डार्क हो गया। वो चुप खड़ी रही, जैसे मेरी बात समझ ही नहीं पा रही हो। काफी देर बाद उसने खुद को कंट्रोल किया। उसका ओरिजिनल प्लान था आज मुझसे अच्छे से बात करना। उसने धीरे से पूछा, तो तुम अभी भी मुझसे नाराज हो क्योंकि मैंने तुम्हें सीरियसली परस्यू नहीं किया? मैं उसे इमोशनलेस फेस से देखता रहा। दिल में आयरनी फील हुई। पिछली लाइफ में मैं उसे इतना चाहता था, फिर भी वो मेरी नज़र में नहीं था। अब जब मैं उसे इग्नोर कर रहा हूं, वो रीज़न पूछ रही है। कितना रिडिकुलस है। मैंने सर हिला दिया। नहीं, तुम परस्यू करो या ना करो, हमारे बीच कोई फ्यूचर नहीं। सू किंग ने मेरी बात सुनी पर मानी नहीं। उसके हिसाब से हम दोनों हमेशा कंपैटिबल थे। उसने धीरे से कहा, क्या फांग युआन की वजह से मुझसे गुस्सा हो? फिर डार्कनेस में उसका हाथ मेरे फेस के पास आया, हल्का सा हवा को टच करता हुआ। उसके एक्सप्रेशन में अजीब इमोशन था। फिर बोली, जो भी हो, मैं तुम्हें परस्यू करना चाहती हूं। मैंने डिस्गस्ट के साथ उसे देखा। कोल्ड वॉइस में बोला, तुम बहरी हो क्या? मैंने अभी क्लियरली रिजेक्ट किया। हम क्लोज नहीं हैं, मेरे पास मत आया करो। ये कहकर मैं विंडो बंद करने लगा। जैसे ही मैंने विंडो खींची, सू किंग ने फ्रेम से हाथ छोड़ दिया। क्लिक, विंडो बंद हो गई। उसके तुरंत बाद मैंने कर्टन्स भी खींच दिए। उसका व्यू कंप्लीटली कट हो गया। सू किंग बाहर डार्कनेस में काफी देर तक खड़ी रही, मेरे बंद विंडो को देखती रही। वो अभी फांग युआन के घर से ही आई थी। वहां उसने फांग युआन का पेल फेस देखा। उसकी मदर को सुना जो कह रही थी कि वो अब्रॉड नहीं जाएंगे, बस होप कर रही हैं कि सू किंग फांग युआन से शादी करे और सू फैमिली उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दे। सू किंग को वहां घुटन हुई। सब कुछ बदल गया था। वो धीरे से खुद से बोली, लिनफैंग बदल गया। वो मुझे केयर नहीं करता, मेरी तरफ देखता भी नहीं, मुझे पसंद भी नहीं। फिर फांग युआन का ख्याल आया। वो शाइनिंग मूनलाइट जिसे वो 5 साल तक चाहती रही, आखिर में उसकी तरफ कैलकुलेशन निकला। उसने खुद से पूछा, अगर मैं सू फैमिली की एरिस न होती, क्या फांग युआन मुझे फिर भी पसंद करता? वो जवाब सोचना भी नहीं चाहती थी। अगली सुबह जब मैं बाहर निकला, रोड साइड पर सू किंग की ब्लू स्पोर्ट्स कार खड़ी थी। वो सनग्लासेस पहने मुझे देख रही थी। मैं मिल्क बैग लेके सीधा उसके पास से निकल गया। नो नीड मिस सू, मैं बस से जाऊंगा। सू किंग ने फ्राउन किया और कार स्लो स्पीड में मेरे साथ चलाने लगी। इरिटेटेड टोन में बोली, लिनफैंग, कल रात तुमने अलाउ किया था ना मुझे परस्यू करने? मैंने तुरंत फ्राउन हो गया। मैंने कब कहा था? जब उसने परस्यू करने की बात की थी, मैंने तो क्लियर मना कर दिया था।
लेकिन वो मेरी बात सुन ही नहीं रही थी। मैं उसकी कार के पास गया। सू किंग ने सोचा मैं फाइनली अंदर बैठने वाला हूं। उसका फेस सॉफिन हो गया, लिप्स पर स्माइल आ गई। उसने सोचा मुझे पता था मान जाएगा। मैं कार के विंडो के पास खड़ा हुआ और सीरियस टोन में बोला, मिस सू, मैंने कभी हाँ नहीं कहा और मुझे आपकी कार में स्कूल नहीं जाना। आपकी कार भी बहुत कंस्पिक्यूअस है और आप भी। मैंने लास्ट लाइन में सीधा कह दिया, मैं फिर से न्यूज़ में आना नहीं चाहता। ये बोलकर मैं मुड़ गया। साइड के छोटे पथ से बस स्टॉप की तरफ चल दिया। सू किंग का फेस तुरंत डार्क हो गया। उसने इरिटेट होकर स्टीयरिंग व्हील पर जोर से हाथ मारा। तभी उसका फोन बज गया। स्क्रीन पर नाम था फैंग युआन। उसने तुरंत एक्सप्रेशन सॉफ्टन किया और कॉल उठाया। हेलो फैंग युआन। दूसरी साइड से वीक वॉइस आई, किंग, क्या तुम हॉस्पिटल आ सकती हो? मेरे पास रहना। जब सू किंग हॉस्पिटल पहुंची, फैंग युआन की कंडीशन काफी बुरी लग रही थी। उसका फेस पेल था, बॉडी वीक थी, आईवी ड्रिप चल रहा था। उसे देखकर सू किंग को मैडम सू पर और गुस्सा आया। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि कोई इतना हार्टलेस कैसे हो सकता है। फैंग युआन उसकी वजह से इस हाल में था। बर्थ कंट्रोल पिल्स की वजह से हॉस्पिटल में पड़ा था। अगर वो रिकवर हो जाता तो अलग बात थी, पर अगर परमानेंटली डैमेज हो गया तो क्या उसे गिल्ट में पूरी लाइफ फैंग युआन के साथ रहना पड़ेगा? इंसान ऐसा ही होता है, जब कोई बर्डन बनने लगता है, प्यार भी धीरे धीरे कम होने लगता है। सू किंग बेड के पास बैठी। उसने सॉफ्टली फैंग युआन के बाल छुए और कहा, कल मुझे काम था, मैं इसलिए गई थी, मैरिज वाली बात की वजह से नहीं, ज्यादा मत सोचो। फैंग युआन स्नीयर कर गया। सू किंग, मुझसे और कितनी देर छुपाओगी? उसका एक्सप्रेशन रिजेंटमेंट से भरा था। मैंने तुम्हारे घर में बर्ड्स नेस्ट पॉरेज खाया, उसके बाद स्टमक पेन हुआ, हॉस्पिटल एडमिट होना पड़ा, अभी तक ठीक नहीं हुआ। डॉक्टर ने क्या बोला पता है? सू किंग ने उसकी तरफ देखा। उसके दिमाग में तुरंत थॉट आया, किस डॉक्टर ने बात लीक की? क्योंकि सू फैमिली हॉस्पिटल उनके कंट्रोल में था। वहां के डॉक्टर्स यूजुअली चुप रहते। उसने कामली पूछा, क्या बोला डॉक्टर ने? फैंग युआन की आंखें रेड हो गईं। उसने डिसअपॉइंटेड टोन में कहा, मुझे पता था तुम्हारे फैमिली हॉस्पिटल वाले सच नहीं बताएंगे, इसलिए मेरी मां मुझे पब्लिक हॉस्पिटल ले गई। वहां चेकअप हुआ। डॉक्टर ने बोला ओवरडोज ऑफ बर्थ कंट्रोल पिल्स। ये बोलते बोलते वो रो पड़ा। उसकी वॉइस टूट रही थी। उस मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स होते हैं। मैं वैसे ही सेंसिटिव हूं। नॉर्मल डोज भी बॉडी को अफेक्ट करता, यहां तो ओवरडोज दिया गया। फिर उसने सू किंग की तरफ देखा और चिल्लाया, तुम्हारी मदर मर्डरर है और तुम अकम्प्लिस हो। सू किंग पहले थोड़ी पैनिक हुई, लेकिन नेक्स्ट सेकंड कंट्रोल में आ गई। चाहे रिलेशन मदर के साथ खराब हो, पर वो मदर डॉटर ही थी। अगर मैडम सू एक्सपोज होती तो सू फैमिली की रेप्यूटेशन भी गिरती। मैडम सू फैमिली हेड की वाइफ थी। ऐसी स्कैंडल से फैमिली स्टॉक्स भी क्रैश हो सकते थे। ये सब सोचकर सू किंग ने तुरंत फैंग युआन को हक कर लिया। उसके हेड पर हाथ फेरते हुए बोली, ठीक है, तुम बीमार हो, काम डाउन, हेल्थ और खराब मत करो। फैंग युआन उसके शोल्डर पर रो रहा था। हमारे फ्यूचर का क्या होगा? मेरी तो गर्लफ्रेंड भी नहीं बनी कभी, बॉडी पहले ही खराब हो गई। सू किंग ने जेंटली कंफर्ट किया, ऐसे मत बोलो, तुम बस बीमार हो। डॉक्टर ने बोला क्योर हो सकता है, ज्यादा मत सोचो। फिर वो थोड़ा और पास आई। उसने अफेक्शनेट आइज से उसे देखा और कहा, अगर तुम इतना वरिड हो तो इसी मंथ एंगेजमेंट कर लेते हैं, ओके? फैंग युआन ने सरप्राइज से ऊपर देखा। आइज में जॉय आ गया। सच? किंगशू, तुम मुझसे शादी करोगी? उधर मेरी तरफ मैं बस में था, लेकिन आज मुझे जीहान मो कहीं नजर नहीं आई। मैं बस में चढ़ा और ऑटोमेटिकली जीहान मो को ढूंढने लगा, लेकिन आज वो कहीं नजर नहीं आई। मुझे थोड़ा सरप्राइज हुआ। रीसेंट डेज में तो ऑलमोस्ट रोज उसे ऐसी बस में देखता था। मैंने फोन निकाला, टाइम चेक किया, बस भी वही यूजुअल वाली थी। मैंने सोचा क्या आज सिस्टर जी की क्लास नहीं है? मैं अकेले ही स्कूल पहुंच गया। रास्ते भर फोन हाथ में था। सोच रहा था मैसेज करूं या नहीं। आज बस में नहीं दिखी, सब ठीक है। लेकिन फिर लगा अभी हम इतने क्लोज भी नहीं हैं कि मैं उसकी पर्सनल लाइफ पूछूं, इसलिए मैसेज नहीं भेजा। सिर्फ उस दिन नहीं, अगले 3 दिन तक भी जीहान मो मुझे कहीं नहीं दिखी, ना बस में ना स्कूल के आसपास। इसी बीच मुझे एक नोटिफिकेशन आया, मेरा रजिस्टर्ड डॉर्म रूम अप्रूव हो गया था। मैं तुरंत एक्साइटेड हो गया। क्लास खत्म होते ही मैं यांग जियान के साथ डॉर्म एरिया देखने गया। यांग जियान ने बोला, हम 5th फ्लोर पर हैं, मैं 609 में हूं, तू 6012 में, मैंने पहले ही पूछ लिया था। 609 के बाकी 3 लोग हिस्ट्री डिपार्टमेंट के हैं, मिला हूं उनसे, सब इजी गोइंग लगते हैं। मैंने सर हिलाया, अच्छा है। हम डॉर्म पहुंच गए। प्रीवियस स्टूडेंट्स बेड्स क्लीन करके गए थे।
रूम डिसेंट कंडीशन में था। हमने डिसाइड किया पहले डेली आइटम्स खरीदेंगे, फिर कल डायरेक्टली शिफ्ट हो जाऊंगा। वैसे भी फादर रिजाइन कर चुके थे। इस बार फाइनली मैं सू फैमिली हाउस से निकल सकता था। डॉम में ग्लासेस पहना हुआ लड़का था। उसने पूछा, तुम दोनों में से कौन मूव इन कर रहा है? मैंने तुरंत कहा, मैं, लिन फैंग, फर्स्ट ईयर लिटरेचर डिपार्टमेंट। उसने मुझे ध्यान से देखा। मैं जूई हूं, हिस्ट्री डिपार्टमेंट। तुम थोड़े फेमिलियर लग रहे हो। मैंने अंदर ही अंदर सोचा, और क्या रीजन होगा? श्योरली वो गॉसिप ग्रुप वाली फोटो स्कैंडल। जब मैंने मैडम सू के कहने पर सूकिंग की अटेंडेंस फोटोज भेजी थी, उसके बाद पूरा कैंपस जानता था मुझे। लेकिन मेरा हार्ट अब स्ट्रांग था। पिछली लाइफ में इससे भी ज्यादा झेला था। अब ऐसी चीजें मुझे डिस्टर्ब नहीं करती थीं। तब यांग जियान हंसा और बोला, अरे जूई फेमिलियर इसलिए लग रहा है, फ्रेशर्स पार्टी में परफॉर्मेंस दिया था इसने, याद नहीं? फिर दोनों इतनी जल्दी दोस्त बन गए जैसे सालों से जानते हो। वीचैट ऐड किया, एक दूसरे को ब्रदर बोलने लगे। मैं बस हेल्पलेस देख रहा था। डॉम देखने के बाद हम बाहर निकले। मैंने यांग जियान से कहा, मैं कैंपस सुपरमार्केट जा रहा हूं, डेली आइटम्स लूंगा, रूम सेट करूंगा, आज आफ्टरनून में घर जाके पैकिंग करके रात को डॉम शिफ्ट हो जाऊंगा। यांग जियान कंफ्यूज हो गया, इतनी जल्दी क्यों? मैंने सीधा जवाब दिया, मैं बहुत टाइम से वेट कर रहा था। फिर उसे बताया, पिछले 2 दिन में मुझे पार्ट टाइम जॉब भी मिल गया, एक फिशिंग ग्राउंड या फिशिंग क्लब में रिसेप्शन का काम। बिजी आवर्स में मेंबर्स रजिस्टर करना, फिशिंग गियर सेल करना, बेसिक डेस्क वर्क। काम इजी था, बस डिस्टेंस स्कूल से थोड़ा दूर था, सू फैमिली हाउस से तो और भी दूर। डॉम में शिफ्ट होके कम्यूट ईजी हो जाएगा। आफ्टरनून में मैं सीधा सू फैमिली हाउस गया पैकिंग के लिए। प्लान था फादर से बात करके सूटकेस लेके निकल जाऊंगा। इसी वक्त मैडम सू ऑफिस से वापस आई। उसने मुझे सूटकेस के साथ देखा। बटलर से पूछा, लिन फैंग क्यों शिफ्ट हो रहा है? बटलर ने साय करके बोला, ड्राइवर लिन रिजाइन करना चाहते हैं, इसीलिए लिन फैंग स्कूल डॉम मूव कर रहा है। मैडम सो ने इंडिफरेंट टोन में कहा, तो नया ड्राइवर रख लो, हम हाई सैलरी देते हैं, गुड ड्राइवर मिल जाएगा। बटलर ने चुपचाप सर हिला दिया। मैडम सो ने अपना हैंडबैग और कोट बटलर को दिया और बोली, अच्छा ही है लिन फैंग मूव कर रहा है। पहले रोज किंग के साथ स्कूल आता जाता था, मुझे डर था कहीं उसके मन में गलत थॉट्स ना आ जाएं। अच्छा हुआ पिछली बार मैंने उसे किंग की फोटोज लेने को बोला, उससे किंग नाराज हो गई, वरना पता नहीं और क्या होता। ओल्ड बटलर ऑकवर्डली स्माइल करके सर हिलाया। जी, मैडम बहुत सोच समझ कर काम करती है। आखिर सू फैमिली की मैडम है, उनकी सोच बहुत दूर तक जाती है। जिस दिन मैं डॉर्मेट्री शिफ्ट हुआ, रात के 11 बज चुके थे, तब जाके मैंने फाइनली शिहान मो को मैसेज किया, सीनियर, मैं डॉर्मेट्री शिफ्ट हो गया हूं, अब रोज सुबह जल्दी बस पकड़ने के लिए भागना नहीं पड़ेगा। उस वक्त शिहान मो अपने क्लासमेट्स के साथ स्कूल गेट से बाहर निकल रही थी। मैसेज देखते ही वो अचानक रुक गई। उसके चेहरे पर हल्का सा सीरियस एक्सप्रेशन आ गया। साथ चल रही यांग शिन्यू फाइनली खुद को रोक न पाई। मॉय, पिछले 3 दिन से तू बार बार फोन चेक कर रही है, किस मैसेज का वेट कर रही है? 3 दिन से शिहान मो, जो नॉर्मली फोन ज्यादा यूज नहीं करती थी, बार बार फोन निकाल के देख रही थी, जैसे किसी का इंतजार हो। यांग शिन्यू ने पहले भी बोला था, वेट करने से बेटर है खुद इनिशिएटिव ले, पर शिहान मो ने सीधा जवाब दिया था, मैं अटैक कर रही हूं, तुम नहीं समझोगी। एक लाइन ने यांग शिन्यू को चुप करा दिया था। वो टॉन्ट मारते हुए बोली, ये क्या ईस्ट में दिखा के वेस्ट में अटैक? सुन त्सू की आर्ट ऑफ वॉर यूज कर रही है क्या? शिहान मो तब कुछ नहीं बोली, लेकिन आज फाइनली उसे मेरा मैसेज मिल गया। उसके दिल का एक बोझ हल्का हो गया। 3 दिन बस में ना दिखने के बाद मैंने खुद मैसेज किया था। उसने सोचा, गुड, ये बहुत अच्छी बिगिनिंग है, मतलब वो मुझे याद करता है। फिर उसका एक्सप्रेशन थोड़ा ठंडा हो गया, पर वो डॉर्मेट्री शिफ्ट क्यों हो गया? अब मेरा नेक्स्ट प्लान कैसे चलेगा? आर्ट ऑफ वॉर ने ही नुकसान कर दिया। शिहान मो को बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं था कि मैं डॉर्मेट्री शिफ्ट कर दूंगा। फिर उसने सोचा, एक्चुअली ये अच्छा भी है, क्योंकि सू किंग का मेरे लिए एटीट्यूड बहुत स्ट्रेंज था। एक लड़की होने के नाते शिहान मो क्लियरली फील कर सकती थी कि सू किंग के बिहेवियर में मेरे लिए कुछ अजीब इमोशंस हैं। लेकिन फिर उसने सोचा, चाहे पहले लिन फैंग और सू किंग के बीच कुछ भी रहा हो, तो क्या? मेरे करंट एटीट्यूड को देखकर क्लियरली लग रहा था कि दोनों का अब कोई रिलेशन नहीं है। शिहान मो ने चांस लूज ना करने का डिसाइड किया। उसने रिप्लाई किया, तुम अब डॉर्मेट्री में हो, मूव करने में हेल्प चाहिए? मैंने तुरंत जवाब दिया, सीनियर, सब हो गया सीनियर, मेरे पास ज्यादा सामान नहीं था, शिफ्ट कंप्लीट। ये पढ़कर शिहान मो को थोड़ा रिग्रेट हुआ।
मुझे याद था मैंने उसे ट्रीट देने का प्रॉमिस किया था। मैं डॉर्मेट्री के बेड पर बैठा और मैसेज भेजा, सीनियर, आप कब फ्री हो? मैं आपको मील ट्रीट देना चाहता हूँ। बबल टी या खाना ट्रीट करने का प्रॉमिस काफ़ी पहले का था, पर चांस नहीं मिला। शिहानमो ने आईब्रो रेज किया। उसे मेरा पूरा क्लास शेड्यूल याद था। उसने रिप्लाई किया, मैं कल आफ्टरनून फ्री हूँ, मेरी कोई क्लास नहीं है। उसने सोचा मुझे स्कूल के पास वाले बाबीके लैम्ब स्क्यूअर रेस्टोरेंट ले जाएगी, पर मेरी तरफ से अनएक्सपेक्टेड रिप्लाई आया, सॉरी सीनियर, कल आफ्टरनून पार्ट टाइम जॉब है, परसों चले? शिहानमो थोड़ी सरप्राइज्ड हुई। तुम्हें नया पार्ट टाइम मिल गया? कैसा काम है? कहाँ है? रिलायबल है? मैंने ऑनेस्टली लोकेशन भेज दी। एक फिशिंग ग्राउंड है, रिसेप्शन और सेल्स का काम है, रिलायबल लगता है। स्कूल के पार्ट टाइम ग्रुप में मिला था। एक सीनियर वहां पहले काम करता था। थोड़ी देर बाद शिहानमो ने मैप खोला, फिशिंग ग्राउंड का नाम डाला, लोकेशन चेक की, फिर रिव्यूज, डिटेल्स, फोटोज सब देखने लगी। तभी यांग शिनियो कन्वीनियंस स्टोर से 2 सॉसेजेस लेकर आई। एक खुद खाते हुए दूसरा शिहानमो को दिया। मॉय अभी तक गई नहीं, अंधेरा हो रहा है। शिहानमो ने सॉसेज का एक बाइट लिया। फिर अचानक कुछ याद आया। उसने यांग शिनियो से पूछा, वैसे तुम इस एरिया को अच्छे से जानती हो ना? यहाँ पास में फिशिंग गियर कहाँ मिलता है? मुंह में फूड प्रॉपरली निगलने से पहले ही यांग शिन्यू ने मफल्ड आवाज में रिपीट किया, फिशिंग गियर? बोलते बोलते उसकी नजर अनजाने में जी हान मू के बॉडी की तरफ चली गई। जी हान मू का फेस तुरंत डार्क हो गया। यांग शिन्यू घबरा गया और जल्दी से बोला, अरे अरे, किस फिशिंग गियर की बात कर रही हो? इतनी लोनली हो क्या? जी हान मू इरिटेट हो गई। फिशिंग गियर मतलब फिशिंग गियर, मुझे कंप्लीट सेट लेना है। इस वीकेंड फिशिंग ग्राउंड पे फिशिंग करने जाना है। यांग शिन्यू शॉक हो गया, नो वे, तुम नेक्स्ट डोर एनिमल हस्बेंड्री मेजर भी नहीं हो, फिर सडनली फिशिंग क्यों? शिहानमो ने उसकी तरफ मीनिंगफुल नजर से देखा और धीरे से बोली, तुम नहीं समझोगे। स्कूल खत्म होने के बाद मैंने अपना सामान पैक किया, शेयर्ड बाइक ली और पार्ट टाइम जॉब के लिए फिशिंग ग्राउंड चला गया। फिशिंग ग्राउंड बहुत बड़ा था। रिसेप्शन का काम भी काफी बिजी रहता था। यहाँ के मेंबर्स ज्यादातर एल्डरली अंकल लोग थे। रिटायर्ड लोग होने की वजह से वीकडे हो या वीकेंड कस्टमर फ्लो रोज काफी हाई रहता था। वो लोग मेंबरशिप कार्ड लेने में या बेट और फिशिंग गियर खरीदने में पैसा बिल्कुल हेजिटेट नहीं करते थे। बस एक प्रॉब्लम थी, काफी लोग लोकल डायलेक्ट में बात करते थे। मैं आउटसाइडर था, इसलिए अक्सर समझ नहीं पाता था। रिसेप्शन पे टोटल 2 लोग थे, एक मैं और एक लड़की। वो फिशिंग ग्राउंड ओनर की ग्रैंड डॉटर थी। अभी यूनिवर्सिटी ए में मास्टर्स कर रही थी और फ्री टाइम में हेल्प करने आ जाती थी। जब मैं फर्स्ट डे आया, मुझे सिस्टम ऑपरेट करना नहीं आता था। क्विन मनगाओ ने पेशेंटली सिखाया, कैशियर सिस्टम इजी है, पहले बस मुझे ऑपरेट करते देखो। यहाँ मोस्ट मेंबर्स एनुअल फी देते हैं, तुम्हें मेंबरशिप कार्ड रजिस्टर करना होगा। फिशिंग गियर फ्री बोरो कर सकते हैं, जो फिश पकड़ेंगे वो घर भी ले जा सकते हैं। इस बात का टेंशन मत लो। मैं साइड में खड़ा बहुत ध्यान से सुन रहा था, क्योंकि ये फिशिंग ग्राउंड सिर्फ फिशिंग ग्राउंड नहीं था, ओनर टूरिस्ट फार्म भी चलाता था। काफी लोग नाम सुनकर यहां आते थे। रेस्टोरेंट, प्राइवेट रूम बुकिंग, फ्रेश फिश डाइनिंग, मेंबर रिजर्वेशन, ये सब भी हमारे काम में आता था। काम कॉम्प्लिकेटेड था, पर इतना रश्ड नहीं था। मेरी लर्निंग स्पीड अच्छी थी, मैं जल्दी सीख गया। सब समझाने के बाद क्विन मनगाओ ने पास रखा वाटर कप उठाया और बोली, तुम थोड़ी देर मटीरियल्स देख लो, मैं पानी लेने जा रही हूं। मैं सीधा सिर हिलाकर बोला, जी सीनियर। क्विन मनगाओ यूनिवर्सिटी ए की मास्टर स्टूडेंट थी, इसलिए फर्स्ट मीटिंग से ही मैंने रिस्पेक्ट से उन्हें सीनियर बुलाया। जैसे ही वो पानी लेने मुड़ी, एक फैमिलियर फीमेल वॉइस सुनाई दी, ये कौन है? तुम इसके क्लोज हो? मैं तुरंत ऊपर देखा। रिसेप्शन के सामने जी हान मो खड़ी थी। उसने वाटरप्रूफ जैकेट पहना था, बकेट हैट लगा रखा था, हाथ में बिल्कुल नया फिशिंग रॉड था। उसके पीछे यांग शिन्यू भी सेम स्टाइल कपड़े पहने हुए क्यूरियोसिटी से इधर उधर देख रहा था। मेरी आंखें तुरंत चमक उठी, चेहरे पर खुशी आ गई। मैं जल्दी से खड़ा हुआ, सीनियर जी, आप भी फिशिंग करने आई हो? शिहानमो मुस्कुराई और सिर हिलाया। यांग शिन्यू का एक्वाकल्चर और फिशरीज से रिलेटेड रिसर्च टॉपिक है, इसलिए मैं उसके साथ मटीरियल्स कलेक्ट करने आई हूं। यांग शिन्यू, जो जबरदस्ती घसीटा गया था, आंखें फाड़कर जी हानमो को देखने लगा। जी हानमो ने सीधा उसकी तरफ मुड़कर सीरियस फेस में पूछा, तुम्हारा प्रोजेक्ट कब खत्म होगा? मंथली कार्ड लोगे, ईयरली कार्ड या मेमो कार्ड? यांग शिन्यू सोचा, ये मुझसे क्यों पूछ रही है, मुझे क्या पता प्रोजेक्ट कब खत्म होगा।
वो सिर खुजा के धीरे बोला, तुम्हें क्या लगता है रीजनेबल होगा? शी हानमो ने फुल सीरियस एक्सप्रेशन के साथ जवाब दिया, मैंने सोचा है, ईयरली पास ज़्यादा बेनिफिशियल है। टीचर बाद में सेकेंड और थर्ड रिसर्च टॉपिक भी दे सकते हैं। एनुअल पास सिर्फ 1000 रुपीज़ है, अनलिमिटेड यूजेस, बहुत अफोर्डेबल है। तुम्हें क्या लगता है? यांग शिन्यू बिल्कुल इंडिफरेंट था, वैसे ही सिर हिला दिया, ठीक है, मुझे भी सही लगता है, एनुअल पास ही लेते हैं। वैसे भी पैसा उसका नहीं लग रहा था, इसलिए क्या फ़र्क पड़ता। मैं साइड में खड़ा दोनों को देखकर हंसी रोक रहा था। मैंने सोचा इन दोनों की कॉन्वर्सेशन कितनी अजीब है। तभी शी हानमो मेरी तरफ मुड़कर स्माइल के साथ बोली, लिनफंग प्लीज़ हमें 2 एनुअल पासेस बना दोगे? मैं तुरंत सीधा हो गया, जी सीनियर। आप दोनों थोड़ा वेट कीजिए, पहले इन्फॉर्मेशन फिल कर दीजिए। मैंने फॉर्म उनकी तरफ स्लाइड कर दिया। क्योंकि मैं मेंबरशिप प्रोसेस में अभी नया था, मेरे हाथ थोड़े स्लो चल रहे थे। यांग शिन्यू साइड में खड़ा सब देख रहा था, लेकिन उसने जरा भी इम्पेशंस शो नहीं किया। उल्टा वो बड़े चीयरफुल मूड में मुझसे बात करने लगा। उसने पूछा, यहाँ पार्ट टाइम जॉब कैसे मिला? सैलरी कितनी है? खाना मिलता है क्या? शिफ्ट कितनी देर की होती है? वो इतने सवाल पूछ रहा था जैसे खुद भी यहाँ काम करने का प्लान बना रहा हो। मेरा नेचर सॉफ्ट था, इसलिए उसके हर क्वेश्चन का मैं पेशेंटली आंसर देता गया। तभी केनियाओ जो पानी लेने गई थी, उसने देखा कस्टमर आ गए हैं। उसे थोड़ा कंसर्न हुआ कि शायद मैं मेंबरशिप कार्ड प्रोसेस स्मूथली हैंडल ना कर पाऊँ, इसलिए उसने तुरंत ग्लास नीचे रखा और जल्दी से रिसेप्शन डेस्क पर वापस आ गई। वो मेरे साइड में आकर खड़ी हो गई। हमारे शोल्डर्स ऑलमोस्ट टच हो रहे थे। केनियाओ ने हल्का सा झुककर धीरे से पूछा, एनुअल मेंबरशिप बनवाना है? मैंने हल्का सा सिर हिलाया और थोड़ी शर्मीली स्माइल के साथ बोला, सीनियर मुझे सिस्टम ऑपरेट करना अभी फुल्ली नहीं आता। मैं और केनियाओ एक दूसरे की तरफ देखे। वो 1 सेकंड के लिए रुक गई, फिर संभल कर बोली, इट्स ओके, मैं हेल्प करती हूँ, तुम साइड में देख लो। बोलते हुए उसने नेचुरली मेरे हाथ से माउस ले लिया। उसकी पतली उंगलियां हल्का सा मेरे हाथ को टच कर गई। न मैं नोटिस कर पाया न वो, लेकिन काउंटर के बाहर खड़ी जी हानमो ने सब क्लियरली देख लिया। उसका एक्सप्रेशन तुरंत डार्क हो गया। जो मूड अभी तक का काफी अच्छा था, वो इंस्टेंटली खराब हो गया। यांग शिन्यू उसके पास झुककर धीरे से बोला, 7th सिस्टर, तुम्हारे काफी कंपेटिटर्स हैं। जी हानमो ने थोड़ा भारी चेहरा बनाकर हेल्पलेस साय लिया। कोई चॉइस नहीं है। जो लड़का मुझे फर्स्ट साइट में पसंद आ गया, उसे दूसरे लोग भी पसंद करेंगे ही। हैंडसम है, नेचर अच्छा है, काइंड भी है। अगर कोई पसंद ना करे तो वही एबनॉर्मल होगा। किनयाओ ने जल्दी से सिस्टम कंप्लीट किया और 2 कार्ड्स निकालकर दे दिए। आपके मेंबरशिप कार्ड्स रेडी हैं। ये एनुअल पास है। वैलिडिटी के अंदर अनलिमिटेड यूज़ है, कभी भी आ सकते हैं। रिजर्वेशन ज़रूरी नहीं। फिशिंग गियर फ्री बोरो कर सकते हैं। अगर प्राइवेट फिशिंग स्पॉट चाहिए तो एडवांस बुकिंग करनी होगी। जी हानमो और यांग शिन्यू ने कार्ड्स लिए, मुझे और किनयाओ को थैंक्स बोला, फिर दोनों मुड़कर सूटेबल फिशिंग स्पॉट ढूंढने चले गए। किनयाओ वहीं खड़ी उन्हें जाते देखती रही, जब तक दोनों कंप्लीटली नज़र से गायब नहीं हो गए। फिर उसने मेरी तरफ मुड़कर धीरे से पूछा, ये तुम्हारे क्लासमेट्स हैं? मैं स्माइल करके बोला, नहीं, एडजेसेंट बिडा यूनिवर्सिटी के सीनियर्स हैं। ये सुनकर किनयाओ थोड़ा सरप्राइज हुई। क्या यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स भी फिशिंग पसंद करते हैं? वो कई सालों से यहाँ काम कर रही थी, मेंबर्स को काफ़ी अच्छे से जानती थी। जी हानमो और यांग शिन्यू जैसे एज ग्रुप के मेंबर्स यहाँ बहुत रेयर थे। मैंने उसकी डाउट समझकर जल्दी से एक्सप्लेन किया। वो एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं। ब्लू ड्रेस वाली सीनियर एक्वाकल्चर टॉपिक पे काम कर रही हैं, रिसर्च मटेरियल कलेक्ट करने आई हैं। किनिया और भी सरप्राइज हो गई, सच में? पर एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के पास तो खुद के मल्टीपल कल्टीवेशन फार्म्स हैं। ये सुनकर मेरी आंखें थोड़ी बड़ी हो गईं। ऐसा है क्या? क्लियरली मुझे एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के बारे में ज़्यादा पता नहीं था। मेरा क्यूरियस फेस देखकर किनियाओ पेशेंटली समझाने लगी। उनके पास बहुत बड़े प्रैक्टिकल फील्ड्स हैं, स्टूडेंट्स वहीं प्रैक्टिस करते हैं। सिर्फ फील्ड्स नहीं, लाइव स्टॉक फार्म्स भी हैं, फिश फार्म्स भी हैं, ऑर्चर्ड्स भी हैं। बेसिकली एग्रीकल्चर का ऑलमोस्ट हर सेक्टर कवर होता है। नेक्स्ट छिन मांगाओ ने टॉपिक चेंज किया और उन दोनों के इस छोटे फिश फार्म में मेंबरशिप कार्ड बनवाने की बात छेड़ दी। उसे ये बात काफ़ी स्ट्रेंज लगी। अगर उनका रियल पर्पस एक्वाकल्चर रिसर्च था तो ये छोटा फिश फार्म बिल्कुल सूटेबल चॉइस नहीं लग रहा था। आखिर एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के पास खुद का बड़ा फिश फार्म था, स्केल भी बड़ा, रिसोर्सेज भी ज़्यादा, फैसिलिटीज़ भी बेटर। ये जगह उसके सामने काफ़ी छोटी थी। छिन मांगाओ डाउट में बोली,
यहाँ आके रिसर्च करेंगे? हो सकता है पूरा दिन बैठे रहें और एक फिश भी ना पकड़ें। उसकी आवाज़ में कन्फ्यूजन और कंसर्न दोनों था। फ्राइडे तक जाकर सू किंग को पता चला कि मैं शिफ्ट हो चुका हूँ। उससे पहले उसका पूरा ध्यान फांग युआन पर था। फांग युआन इमोशनली डाउन था। सू किंग को डर था कि कहीं वो कोई इम्पल्सिव स्टेप ना ले ले, इसलिए उसने स्पेशली कुछ दिन की लीव ली और फांग युआन को सिटी सेंटर वाले बड़े अपार्टमेंट में ले गई। पूरे 5 दिन उसके साथ रही, उसे कंसोल करती रही, उसका मूड ठीक करने की कोशिश करती रही। चाहती थी वो आराम करे और रिकवर हो जाए। लेकिन फ्राइडे तक भी फांग युआन की हेल्थ फुल्ली रिकवर नहीं हुई थी। वो स्कूल जाना चाहता था, पर सू किंग के दिल में अजीब बेचैनी थी। उसे लगने लगा था कि साइड इफ़ेक्ट्स शायद उसकी सोच से ज़्यादा सीरियस हैं। रात को सू किंग बेड पर पलटती रही, नींद बिल्कुल नहीं आ रही थी। उसके दिमाग में बार बार फांग युआन का पेल फेस और वीक बॉडी आ रहा था, और वो और ज़्यादा वरीड होती जा रही थी। आखिर वो उठकर गार्डन के पवेलियन में चली गई, जैसे पहले जाती थी, ठंडी हवा लेने। गार्डन रात में बिल्कुल शांत था, सिर्फ पत्तों की हल्की आवाज़ आ रही थी। सू किंग चुपचाप उस खिड़की को देख रही थी जो टाइटली बंद थी। अंदर लाइट्स ऑफ थी, पूरा अंधेरा। उसके दिमाग में मेरी प्रीवियस लाइफ की यादें आ गईं। वही रूम, वही वक्त, वही साथ बिताए पल। उसके दिल में कॉम्प्लिकेटेड इमोशंस उठने लगे। उसने वॉच देखी, 1 AM से भी ज़्यादा हो चुका था। वो धीरे से सोची, शायद वो सो गया होगा। उस रात सू किंग ठंडी हवा में पूरी रात वहीं खड़ी रही। अगली सुबह सनलाइट उसके फेस पर पड़ी। उसकी आंखें ब्लड शॉट थी, पूरे रात जगी थी। ब्रेकफास्ट के बाद वो स्कूल जाने के लिए गेट पर आई, लेकिन आज वो अनयूजुअली एंग्शियस लग रही थी। कभी पीछे छोटे घर की तरफ देखती, कभी रोड की तरफ, जैसे किसी का वेट कर रही हो। मिनट बीत गए, लेकिन वो फैमिलियर फिगर सामने नहीं आया। सू किंग के ब्राउज धीरे धीरे टाइटन होने लगे, दिल में अनीज बढ़ने लगा। वो तो रोज इस टाइम निकलता था, आज क्यों नहीं? कहीं कुछ हुआ तो नहीं? तभी एक ब्लैक सिडान गेट के पास आकर रुकी। सू किंग सीधा उसकी तरफ गई, पर जैसे ही ड्राइवर देखा उसका फेस डार्क हो गया। ये अंकल लिन नहीं था, एक नया आदमी था। सू किंग ने ठंडे टोन में पूछा, तुम क्यों आए हो? अंकल लिन कहाँ हैं? नए ड्राइवर ने रिस्पेक्टफुली जवाब दिया, मिस, ड्राइवर लिन रिजाइन कर चुके हैं। बटलर ने कहा है अब से मैं आपको पिक ड्रॉप करूंगा। सू किंग का फेस और डार्क हो गया। वो गुस्से में कार से उतरकर सीधा विला के अंदर चली गई। अंदर ओल्ड बटलर मिल गया। सू किंग ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। बटलर, अंकल लिन कहाँ है? बटलर थोड़ा शॉक्ड हुआ, फिर बोला, मिस, ड्राइवर लिन कल रिजाइन करके चले गए हैं। सू किंग ने और ठंडे चेहरे से पूछा, क्यों रिजाइन किया? उसे अंदर ही अंदर एक और सवाल सता रहा था। अगर अंकल लिन चले गए तो लिनफांग भी गया होगा? बटलर ने खुद ही जवाब दे दिया, ड्राइवर लिन होम टाउन गए हैं कुछ काम से, और लिनफांग भी शिफ्ट हो गया है। लगता है डॉर्मेट्री में मूव कर गया है। वैसे ड्राइवर लिन बहुत ईमानदार आदमी थे, उनके जैसे मिलना मुश्किल है। सू किंग चुप हो गई, बिल्कुल स्टैचू की तरह। लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा था, शौक था और डर भी था। उसने कभी इमेजिन नहीं किया था चीजें यहां तक पहुंच जाएंगी। प्रीवियस लाइफ में वो कहती थी कि उसने मुझे दिल से चाहा, हर वक्त मेरे पास रही। अंकल लिन भी कभी सू फैमिली नहीं छोड़े। लेकिन अब रीबर्थ के बाद सब कुछ बदल गया था। सब लोग, सब रिश्ते, सब डिसीजंस। सू किंग के दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, लिनफांग कहाँ है? क्या वो फिर भी मुझे प्रीवियस लाइफ की तरह प्यार करेगा? यही थॉट उसके दिल में फेयर और अनीज भर रहा था। उधर मेरी पार्ट टाइम जॉब फिश फार्म में रात 9 बजे तक चली। पूरा दिन काफ़ी बिजी था। मैं थोड़ा टायर्ड था। जो काम चल रहा था उसे फिनिश करके क्लॉकआउट करने की तैयारी कर रहा था। रात के वक्त फिश फार्म की लाइट्स चमक रही थी। उनकी हल्की रोशनी आसपास फैल रही थी और पूरी जगह को शांत और ड्रीमी बना रही थी। तभी जी हानमो हाथ में फिशिंग बकेट लेकर हल्की चाल से वापस आई, और जो यांग शीन्यू उसके साथ फिशिंग करने गई थी वो कहीं दिख ही नहीं रही थी। जैसे ही मैंने जी हानमो को देखा मेरी आंखें चमक उठी। मैं उसके पास गया और बकेट की तरफ देखकर क्यूरियस टोन में पूछा, सीनियर, आपने फिश पकड़ी? जी हानमो ने हल्की सी स्माइल दी और बकेट मेरे सामने कर दिया। मैं झुककर अंदर देखा। बकेट बिल्कुल खाली था, एक भी फिश नहीं। मैं एक सेकंड के लिए स्टंड रह गया, फिर हंसी रोक नहीं पाया। सीनियर, आपने कुछ भी नहीं पकड़ा? जी हानमो साइड में खड़ी मेरी हंसती हुई शक्ल को क्वाइटली देख रही थी। उसके चेहरे पर भी बिना नोटिस किए एक जेंटल स्माइल आ गई। उसने हल्का सा सर झुकाया और वार्म वॉइस में बोली, पहली बार फिशिंग की थी,
टेक्निक अच्छी नहीं थी। नेक्स्ट टाइम और ट्राई करूंगी। सच तो ये था कि उसका ध्यान फिशिंग पर था ही नहीं। फिशिंग बस एक एक्सक्यूज था। उसका असली मकसद कुछ और था। मैं हंसने के बाद फिर पूछा, सीनियर सीनियर यांग कहाँ है? वो आपके साथ नहीं आई? जी हानमो ने हल्का सा हेड शेक किया। यांग शीनियो को कुछ काम था, वो पहले चली गई। फिर उसने मुझे देखा और पूछा, काफ़ी लेट हो गया है, तुमने डिनर किया? मैंने इंस्टिंक्टिवली हेड शेक कर दिया। पूरा शाम काम करते करते अब सच में पेट कुड़कुड़ा रहा था। लेकिन इस बार मैंने मन में डिसाइड किया, इस बार मैं सीनियर से ट्रीट नहीं लूंगा। तो मैंने तुरंत कहा, सीनियर इस बार मैं आपको खाना खिलाता हूं। जी हानमो का पहला रिएक्शन मना करने का था। वो नहीं चाहती थी कि मैं पैसे स्पेंड करूं। लेकिन फिर उसने सोचा, रिलेशनशिप्स तभी आगे बढ़ते हैं जब गिव एंड टेक हो। आज अगर वो मेरी ट्रीट एक्सेप्ट करेगी तो नेक्स्ट टाइम उसके पास मुझे इनवाइट करने का रीज़न होगा। ये सोचकर उसने क्वाइटली एग्री कर लिया। जी हानमो ने फिशिंग गियर मैनेजमेंट काउंटर पर रख दिया और हम दोनों खाना खाने निकलने लगे। तभी साइड वाले घर से चिनियाओ बाहर आई। उसने देखा कि जी हानमो गियर डिपॉजिट कर रही है। वो मेरी तरफ आई और धीरे से पूछा, लिन फैन, क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? उसकी आवाज़ ज़्यादा लाउड नहीं थी, लेकिन शांत जगह में क्लियरली सुनाई दी। मैं तुरंत घबरा गया। मैंने जल्दी से सिर हिला दिया। थोड़ा एम्बैरस होके बोला, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, वो बस नेबरिंग स्कूल की सीनियर हैं। चिनयाओ ने मीनिंगफुली हेड नॉट किया। उसके लिप्स पर हल्का स्माइल था। ओह समझी, तो मैंने गलत समझा। उसने अभी थोड़ी देर पहले हमें साइड बाय साइड चलकर बात करते देखा था। एटमॉस्फेयर भी काफ़ी नेचुरल और क्लोज लग रहा था। इसलिए उसने सच में सोचा हम कपल हैं। मैं और ऑकवर्ड हो गया। जब जी हानमो गियर रखकर वापस आई, मैंने बिना सोचे समझे उससे थोड़ा डिस्टेंस बना लिया। हम दोनों के बीच लगभग आधा मीटर गैप था। जी हानमो ने तुरंत नोटिस किया कि मैं स्ट्रेंज बिहेव कर रहा हूं। उसने नेचुरली मेरे पास एक स्टेप लिया। मैं क्वाइटली साइड हो गया। उसके कदम रुक गए। उसे तुरंत समझ आ गया मैं उसे अवॉइड कर रहा हूं। उसने कंफर्म करने के लिए दोबारा मेरे पास चलना चाहा। मैं फिर साइड हो गया। जी हानमो ने हल्का सा ब्राउ फरो किया, फिर धीरे से बुलाया, लिन फान। मैं तुरंत ऊपर देखकर बोला, जी सीनियर, क्या हुआ? तब तक हम फिश फार्म से बस स्टॉप वाले रास्ते पर आ गए थे। ये पाथ कुछ ही डजन मीटर का था। काफ़ी सुनसान, स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं थी, थोड़ा अंधेरा था। रोड साइड बुशेस से कभी कभी इंसेक्ट्स की आवाज़ आ रही थी। पूरा माहौल शांत, थोड़ा मिस्टीरियस और अजीब सा इंटीमेट लग रहा था। जी हानमो ने अचानक हाथ बढ़ाया। उसकी मूवमेंट बहुत फास्ट और स्ट्रांग थी। उसने सीधा मेरा आर्म पकड़ लिया और एक झटके में मुझे अपनी तरफ खींच लिया। मैं रिएक्ट भी नहीं कर पाया था कि बैलेंस लूज हो गया। मेरा बॉडी उसकी तरफ झुक गया। उस एक हरीड मोमेंट में मेरी नाक तक जी हानमो की हल्की सी फ्रेश फ्रेग्रेंस आई। वो क्लीन और सॉफ्ट स्मेल मुझे एक सेकंड के लिए डेस्ट कर गई। मैं बिल्कुल स्टन्ड रह गया। जब मैंने बैलेंस संभाला और उस डायरेक्शन में देखा जहां से उसने मुझे खींचा था, वहां जमीन में एक बड़ा गड्ढा था। होल का ओपनिंग ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन अगर मैं केयरलेस होकर पैर रख देता तो पक्का गिर जाता, इंजर्ड भी हो सकता था। मेरी आंखें तुरंत वाइडन हो गई, दिल एकदम हिल गया। मैं ग्रैटिट्यूड भरी नज़र से जी हानमो को देखते हुए बोला, सीनियर थैंक यू। ओ माय गॉड, बहुत क्लोज था। मैंने अनकॉन्शियसली अपने चेस्ट को टच किया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जी हानमो ने मेरा आर्म छोड़ दिया, फिर सॉफ्टली डांटा, चलते वक्त ध्यान रखो, इतने केयरलेस मत रहो। मैं उसका हाथ देख रहा था जो अभी अभी मेरे आर्म से हटा था। मेरा फेस और ज्यादा रेड हो गया। मैं धीरे से बोला, जी समझ गया सीनियर। उसने छोड़ दिया था, लेकिन जहां उसने पकड़ा था वहां जैसे अभी भी उसके फिंगर्स की हल्की ठंडी फीलिंग रह गई थी। मैं खुद को रोक नहीं पाया और चोरी चोरी उसके हैंड्स को देखने लगा। उसकी फिंगर्स लंबी, स्लेंडर और एलिगेंट थीं। नकल्स क्लियर थे, जैसे किसी आर्टिस्ट ने डिज़ाइन की हों। अब जब भी मैं उसके हाथ देखता था, मुझे वो मोमेंट याद आ जाता जब हमने फिंगर्स इंटरलॉक किए थे। मैंने मन में सोचा, लगता है मुझे जी हानमो से थोड़ा डिस्टेंस रखना चाहिए। हम दोनों बी स्कूल के पास एक रेस्टोरेंट गए। सीट्स मिल गईं, ऑर्डर भी दे दिया, लेकिन सिर्फ एक नॉर्मल मील भी पीसफुली नहीं हो सका, क्योंकि वहां फिर एक जान पहचान वाला मिल गया। लू रू यान अपने फ्रेंड्स के साथ नियर बाय डिनर कर रही थी। कोइंसिडेंटली उसने साइड टर्न किया और हमें देख लिया। उसके चेहरे पर सरप्राइज आ गया। उसने तुरंत फ़ोन निकाला, चुपके से हमारी फ़ोटो ले ली, फिर फास्ट टाइपिंग करके उनके 3 पर्सन ग्रुप चैट में भेज दिया। सू किंग,
तुम्हारे ड्राइवर के बेटे और जीहान मो काफ़ी क्लोज लग रहे हैं। पिछली बार डिनर के बाद और वोंग शिन से जीहान मो की आइडेंटिटी जानने के बाद से लू रुयान का इंटरेस्ट जीहान मो में बढ़ गया था। वो उस पर नज़र रखती थी। उसके हिसाब से जीहान मो भी हाई क्लास फैमिली से थी, बैकग्राउंड भी सू किंग से कम नहीं था। लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था इतनी हाई क्लास लड़की ने बॉयफ्रेंड चूज करने के स्टैंडर्ड्स इतने अलग क्यों रखे। इस वक्त सू किंग एक डार्क रूम में अकेली पड़ी थी। हैवी कर्टन्स बंद थे, सनलाइट अंदर नहीं आ रही थी। रूम पूरा ग्लूमी था। टेबल पर कई एम्प्टी वाइन बॉटल्स पड़ी थीं, कुछ सीधी, कुछ लेटी, कुछ एज पर डेंजरस तरीके से टिकी हुई। सू किंग सोफा पर नशा करके पड़ी थी, लेकिन वो एक टेरेबल ड्रीम देख रही थी। ड्रीम में उसने देखा वो फान युआन के लिए मुझे हार्टलेसली घर से निकाल रही है। मैं सूटकेस खींचता हुआ जा रहा हूं। मेरी बैक से लोनलीनेस फील हो रही थी। जैसे ही मैं मेन रोड तक पहुंचा, एक सेडान रेड लाइट तोड़कर बीस्ट की तरह स्पीड से आई। धाम! जोर की क्रैश हुई। मैं हवा में उछलकर कई मीटर दूर जा गिरा। बॉडी जमीन पर जोर से लगी। उस मोमेंट सू किंग अपने अपार्टमेंट के फ्लोर टू सीलिंग ग्लास के सामने खड़ी थी। फांग युआन को हक करके किस कर रही थी। उसकी नज़र कैजुअल बाहर गई और उसने एक्सीडेंट देख लिया। उसकी आईज फ्रीज हो गईं, प्यूपल्स वाइडन हो गए। उसने तुरंत पहचान लिया, रोड पर जो सूटकेस गिरा था वो मेरा था। सू किंग पर जैसे बिजली गिर गई। उसने फांग युआन को जोर से धक्का मारा और पागलों की तरह नीचे भागी। उसके स्टेप्स अनस्टेबल थे, कई बार गिरते गिरते बची। सब लोग उससे कह रहे थे लिनफांग मर गया, लेकिन वो मान ही नहीं पा रही थी। कैसे? जो लड़का हमेशा उसके साथ था, जो हमेशा उसका ख्याल रखता था, वो ऐसे कैसे चला गया? एक्सट्रीम पैनिक ने उसे घेर लिया, जैसे कोई इनविजिबल जाल उसे दबा रहा हो। सांस लेना मुश्किल हो गया। तभी सू किंग झटके से ड्रीम से उठ बैठी। उसके फोरहेड पर कोल्ड स्वेट था, फेस से पसीना बह रहा था। हेड इतना दर्द हो रहा था जैसे हैमर से मारा जा रहा हो, जैसे 1000 नीडल्स चुभ रही हों। हैबिट से उसने तुरंत आवाज लगाई, लिनफांग, एक ग्लास पानी दो। उसकी आवाज में बेपनाह थकान और बेचैनी थी। उसने आंखें बंद करके सोफा से सर टिकाया। पिछले 5 सालों में जब भी वो ड्रंक होती थी या सिक होती थी, मैं हमेशा सबसे पहले उसके पास होता था। एक ग्लास वार्म वाटर देता, उसे सॉफ्टली समझाता, उसका ख्याल रखता। रीबर्थ के बाद शुरू में सू किंग ने सच में सोचा था कि वो फैंग युआन के साथ रहेगी, इसलिए उसने जानबूझकर मुझसे डिस्टेंस बनाया। लेकिन वक्त के साथ उसे एहसास हुआ वो मेरी प्रेजेंस की आदत डाल चुकी थी। रोज के छोटे छोटे काम, मेरी हर जेस्चर, मेरी केयर, सब कुछ उसकी लाइफ का हिस्सा बन चुका था। अब वो मेरे बिना रह ही नहीं पा रही थी। वो सोफा पर टिक कर बैठी, हाथ बढ़ाकर दर्द करता फोरहेड रब किया, फिर आदत से दोबारा बुलाया, लिनफैंग। लेकिन आवाज धीरे धीरे खत्म हो गई। उसने आंखें खोली। सामने डार्क रूम था, लाइट बंद थी। पूरा रूम हैवी और सफोकेटिंग लग रहा था। टेबल पर वाइन बॉटल्स बिखरी पड़ी थीं, सोफा पर कपड़े फैले हुए थे। सब कुछ मैसी था। क्योंकि उसने परमिशन नहीं दी थी, सर्वेंट्स उसके रूम में आने की हिम्मत नहीं करते थे, इसलिए उसकी दुनिया और ज्यादा तन्हा लग रही थी। उसने सोचा कैसे पिछले कुछ दिन फैंग युआन को मनाने में उसने कितनी मेहनत की। उसे सूद किया, उसका मूड संभाला, उसको हैंडल किया। फिर जब घर आई तो फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से थक चुकी थी। सोचा था घर आके थोड़ा पीस मिलेगा, पर मैडम सू ने उल्टा पूछना शुरू कर दिया, स्कूल क्यों नहीं जा रही? ये सब मिलाकर वो अंदर से टूट चुकी थी। सू किंग ने अपना फेस हाथों से कवर कर लिया, फिर अंधेरे में अचानक हंसने लगी। उस हंसी में बिटरनेस थी, हेल्पलेसनेस थी, खुद पर गुस्सा था। वो धीरे से बोली, सब ऐसा क्यों हो गया? उसे समझ नहीं आ रहा था। प्रीवियस लाइफ में मैंने भी उसकी वजह से बर्थ कंट्रोल पिल्स खाई थीं। मैं न ड्रामा किया, न कंप्लेन किया, न कुछ मांगा, बस चुपचाप सब सह लिया। उस वक्त उसे कभी लगा ही नहीं कि उसने मेरे साथ गलत किया। लेकिन अब फैंग युआन के साथ रहकर उसे अचानक समझ आया, अगर कोई आदमी किसी औरत से सच्चा प्यार करता है तो वो उसे मुश्किल में नहीं डालता। और मैं हमेशा वो इंसान था जो चुपचाप देता रहा। मैं ही था जो उसे सच में डीपली लव करता था। तभी रूम की साइलेंस तोड़ते हुए फोन डिंग डोंग हुआ। उसने फोन उठाया,
लू रुआन ने ग्रुप चैट में एक फोटो भेजी थी। सूकिन ने क्लिक करके देखा। उसका चेहरा तुरंत डार्क हो गया। फोटो में मैं और सी हानमो रेस्टोरेंट में साथ बैठे खाना खा रहे थे। दोनों हंसते हुए बात कर रहे थे। एक अजीब सी जलन और गुस्सा उसके अंदर भड़क उठा। लिनफेंग सी हानमो के इतना क्लोज क्यों हैं? उसने फोन इतनी जोर से पकड़ा कि नकल्स वाइट हो गए। उसके दिल में एक एक्सट्रीम अनईज उठी। उसे पहली बार सच में महसूस हुआ, शायद वो मुझे हमेशा के लिए खो रही है। उधर डिनर के बाद सी हानमो मुझे डॉम वापस छोड़ने वाली थी। मैं थोड़ा शाय होकर बोला, सीनियर, काफी लेट हो गया है, आप पहले घर चली जाइए, मैं खुद डॉम चला जाऊंगा। विंडो के बाहर रात काफी गहरी हो चुकी थी। रोड पर लोग कम होते जा रहे थे। मैंने वॉल क्लॉक देखा, नीडल 10 के पास थी। मुझे लगा सी हानमो को इतनी रात टैक्सी से अकेले जाना पड़ेगा। ये सोचकर मुझे गिल्ट फील हुआ। सी हानमो ने सॉफ्टली हेड शेक किया। उसने काम वॉइस में कहा, इस वक्त रोड काफी डार्क है, मैं थोड़ा सा तुम्हारे साथ चल लेती हूं। वैसे भी मुझे टैक्सी लेने की जल्दी नहीं है। ये कहकर वो एक स्टेप आगे बढ़ी और मेन रोड की तरफ चलने लगी। मैं अभी भी थोड़ा सॉरी फील कर रहा था, लेकिन वो चल चुकी थी तो मैं जल्दी से उसके पास पहुंच गया। हम दोनों साइड बाय साइड चल रहे थे। कभी कभी धीरे से कुछ बातें कर लेते। रोड के पेल येलो स्ट्रीट लाइट्स हमारी शैडोज को कभी लंबा कभी छोटा बना रहे थे। कुछ देर बाद डॉर्मेट्री बिल्डिंग आ गई। सी हानमो रुक गई। उसने सॉफ्टली कहा, आ गए, अब ऊपर जाओ। मैं उसे देखकर सिंसियरली बोला, सीनियर, आज के लिए थैंक यू।